सरकारी योजनाओं की जानकारी को समर्पित कैलेंडर का विमोचन व रतनगढ़ अजाक तहसील कार्यकारिणी का मिलन समारोह रविवार को मेघवाल गेस्ट हाउस में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। संध्या मिलन समारोह में महापुरुषों के जीवन चरित्र व सरकारी योजनाओं की जानकारी को समर्पित कैलेंडर वर्ष 2021 का विमोचन करने के बाद इसमें वर्णित संपूर्ण जानकारी बताई गई। समारोह की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष अशोक कालड़िया ने की, जबकि मुख्य अतिथि अब्दुल सत्तार सीओ जिला परिषद चूरू डॉक्टर भंवरलाल सर, सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग झुंझुनू नरेश बारोटिया, विकास अधिकारी दिलीप बुडेसर, पशुपालन सहायक निदेशक चूरू डॉक्टर निरंजन चिरानिया, महेंद्र सिंह बारोटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक संघ अम्बेडकर श्रवण चिरानिया व प्रदेश उपसभा अध्यक्ष श्रीराम माइच, द्वारका प्रसाद अंसराज, सभा मोहनलाल अर्जुन आदि थे। इस अवसर पर जागो हुक्मरान के संपादक धर्मपाल चंदेल, श्रवण चिरानिया, शीशराम माइच, मुनीराम सिल्ला चूरू का सम्मान किया गया। रतनगढ़ कार्यकारिणी की ओर से 1,31,000 रुपए का चेक जिला कार्यकारिणी को सदस्य शुल्क का दिया गया। तहसील अध्यक्ष आलड़िया, महासचिव डॉक्टर देवकर्ण गुरावा, उपाध्यक्ष ललिता सुंडा, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बुनकर के हाथों दिए गए। राजगढ़ कार्यकारिणी के तहसील अध्यक्ष ब्रह्मदत्त ने 35,600 रुपए का चेक चूरू प्रदान किया। इस मौके पर राकेश कुमार नायक, अरुण जावा, सुभाष, इंदु बाला पंवार, दौलतराम दायमा, शिव कुमार गाड़गिल, मायावती, राजेंद्र बाकोलिया, भोलाराम इंदलिया, रामनिवास नायक, पूर्णमल दानोदिया, राजकुमार, विनोद सिसोदिया, शिवाराम जगनाराम आदि उपस्थित थे। संचालन रेखा रामतालनिया व शिव कुमार गाड़गिल ने किया। बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व विश्वरतन बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुजन समाज के सभी संत महात्माओं को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए देवतुल्य हमारे जो बहुजन समाज के हैं उनको नमन करते हुए जो हमारे सभी मेहमान जो पहुंचे हैं और हमारे जो अतिथि जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं उनका तहे दिल से रतनगढ़ कार्यकारिणी भीमानंदन स्वागत करती है। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में नरेश जी बारोटिया, सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग झुंझुनू, मोहनलाल जी अर्जुन, जिला अध्यक्ष अजाक, राकेश जी, निरंजन जी चिरानिया, शीशराम जी माइचा, भंवरलाल जी सरवा, पूर्व सीएमएचओ रतनगढ़, हंसराज जी सावा, द्वारका प्रसाद जी, ब्रह्मानंद जी, सभी मेहमानों का, सतार जी, देवकर्ण जी, सभी का रतनगढ़ इकाई आपका पुनः भीमानंदन करती है। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच पहुंचे, मैं हृदय की गहराइयों से आपका बार बार अभिनंदन करता हूं कि एक छोटा सा पुष्प हमारे इस रतनगढ़ इकाई में आपने पल्वित किया है। 25 दिसंबर को जिला कार्यकारिणी के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी वह जहां तक संभव हुआ मैं और मेरी टीम ने पूरी ने मिलकर के जो आपने टारगेट दिया था उस टारगेट को हमने पूर्ण किया है। और आज मैं तहे दिल से ये कहना चाहूँगा कि रतनगढ़ इकाई केवल जिले में ही नहीं बल्कि राजस्थान में आपके इस संगठन को ऊंचाइयों पर ले जाएगी, क्योंकि ये संगठन हमेशा इस प्रकार के कार्य करती है जो कर्मचारी वर्ग की और विशेष रूप से अपने समाज में जो योजनाएं जो हैं उनको प्रमुख रूप से क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बार पुनः मैं रतनगढ़ कार्यकारिणी की ओर से सभी का भीमानंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। नरेश बारोटिया, पुत्र श्री स्वर्गीय बिरमाराम जी बारोटिया, बेसिकली तीर्थदर्शन चोटियान डूंगरगढ़ से हमारा निवास स्थान है, परंतु मेरे पिताजी की जो पहली नियुक्ति रतनगढ़ में बैंक के अंदर हुई तो पिछले 30-32 साल से हम आप सभी के बीच में, आप सभी के आशीर्वाद से आपके बीच में ही रह रहे हैं। अभी मैं वर्तमान में सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग झुंझुनू में कार्यरत हूँ। हम भी 4 भाई बहन हैं और चारों आप सभी के आशीर्वाद से राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। सत्तार खान, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हूँ और यहाँ सीईओ जिला परिषद चूरू के पद पे पदस्थापित हूँ। अजाक के साथ पिछले 3 साल से हमारा संबंध रहा। अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ जिसकी सोच मेरी थी, जिसकी शुरुआत मैंने की और जिसका प्रदेश संरक्षक भी मैं ही हूँ, तो हम लोगों ने मिलकर के अजाक के साथ मिलकर के
पिछले 2 अप्रैल यानी 1918 की 2 अप्रैल की जो घटना हुई उसके बाद में हम मीटिंग कर लिए और जगह जगह हमने सतबीर जी जो आपके IPS हैं और जितने भी अजाक के अधिकारी हैं और अल्पसंख्यक के अधिकारी हैं पूरे राजस्थान में घूमे और उसका नतीजा आपकी जो आज की सरकार चाहे हमें वजन दे या नहीं दे, हमारे संयुक्त प्रयास से सरकार आई थी और हमने ये प्रयास किया कि हम कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के हों और चाहे वो SC के हों चाहे वो ST के हों, लेकिन हमारी जनसंख्या इस देश की जनसंख्या की आबादी की आधी है, उसी अनुपात में जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो कम से कम जो हमारी अपने की कमज़ोरी है कि हमारा सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं और एक दूसरे से दूर भागते हैं। कहीं आपका अधिकारी बैठा है तो आप देख करके आपसे खुश होने बजाय वो देखता है कि ये इरिगेशन नहीं आई, कि ये जातिवाद करता है, ये धार्मिक करता है, या वो करता है। इसको दूर करने के लिए और समाज को जागृत करने के लिए हमने एक अभियान चलाया था, अजाक और अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ मिल करके, और वो पूरे राजस्थान में चला और हमने ये तय किया था कि जो जिला इकाइयाँ हैं वो भी आपस में समन्वय करें। शायद चूरू की इकाई उस वक्त एक समन्वय चूरू में भी हुआ था। तो इसी का मैं आज जब मुझे वीडियो साहब मुझे जो यहाँ कुछ नरेगा के काम देखने थे तो वीडियो साहब को मैंने कहा तो उन्होंने कहा मैं एक ऐसा सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में मैं थोड़ी छुट्टी चाहता हूँ, मेरा एडिस में वीडियो चल जाएगा। तो मैं कहा अगर मुझे परमिशन हो तो मैं दिया, तो आप लोगों ने परमिशन दी, इसके लिए मुझे बहुत ही खुशी हुई। हालांकि ये आपका परिचय के लिए मुझे माइक पकड़ाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसी संबंध में पूरी बात कर लूँ ताकि आप वापस जो है मुझे नहीं मिले। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये है कि हम लोग समाज के उस हिस्से के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो आज़ादी से पहले जिनके नाम से हमारे संगठन की शुरुआत होती है, उन्होंने आज हमें खुले इस मंच में सांस लेने पे और बोलने के लिए ये जो है आज़ादी दी है। इस आज़ादी को बचाने के लिए हम आगे आए तो अब हमारा दायित्व है कि हमारा जो पिछला भाई है वो पीछे छूट नहीं जाए, उसको आगे लाना है। उसमें उसके प्रति जो उसके दिल में एक पुरानी भावना भरी पड़ी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कमज़ोर वर्ग से हूँ, वो निकालनी है। और सबसे पहले हम इस बात के खिलाफ नहीं हैं, सभी समाज का काम करें, चाहे वो स्वर्ण समाज हो चाहे वो कोई और समाज हो, लेकिन हमारा अपना पहले, हमारे अपने को मान सम्मान तो हम दे सकते हैं। काम होना न होना नियम और कायदे कानून के हिसाब से होता है, लेकिन उसको ये महसूस होना चाहिए कि मेरा भाई मेरा अपना बेटा है और उसके दिल खुलना चाहिए और उसका काम होना चाहिए। इस भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है। मुझे यहाँ की संख्या देखकर बड़ी हैरत हुई कि इतनी सी संख्या, ये तो अल्पसंख्यक कमज़ोर समाज आपसे भी कमज़ोर है। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का जो माइनॉरिटीज़ है, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, वो 99% आप ही लोगों में से बना है, कोई दूसरे से नहीं है। वो इस सनातन धर्म की जो परंपरा है उससे जब प्रताड़ित हुआ तो उसने नया रास्ता ढूंढ लिया और वो उसमें चले गए, लेकिन वो आप ही के भाई बंधु हैं। तो आपस में समन्वय करके सभी समाज का काम करना, हम किसी समाज के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हम अपने समाज के केवल इस आरोप से कि ये जातिवाद करता है या ये अपने क्षेत्र या अपने लोगों को ज़्यादा वजन देते, इससे नहीं डरना है, खुल के आना है। ये आज मुझे लगता है कि जो लोग जो अपन बैठे हैं इतनी थोड़ी कर्मचारी है, इसका मतलब हम बहुत डर रहे हैं, आज भी डर रहे हैं, आज भी हम डर रहे हैं। ये भावना में करनी होगी और कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ जब मैंने बनाया तो मेरा कोई एजेंडा नहीं था, 2 एजेंडे थे। एक एजेंडा था परिचय का, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। परिचय का मायना ये होता है कि आज मैं आपके बीच में आया तो आप में से कोई भी व्यक्ति, और सीओ साहब हमारे वहाँ आए थे, आकर के मुझे अपना वाजिब काम बता सकते हैं। जो काम शंका और शंका की वजह से आप नहीं कर सकते थे, नहीं जा सकते थे, या नीचे का जो कर्मचारी वर्ग या कोई भी व्यक्ति आपको इधर उधर दौड़ा रहा था, तो आप सीधे मेरे पास आ सकते हो। इस सम्मेलन का बड़ा मकसद होता है, इस संगठन का बड़ा मकसद होता है। तो हमें सभी समाज के लिए, देश को मजबूत करने के लिए काम करना है, लेकिन हमारे समाज के पीछेपन को दूर करना है, हमारी कमियों को दूर करना है। हमें डरना नहीं है तो लड़ना भी नहीं है। और जो अहिंसावादी जो रास्ता है महात्मा गांधी का और अम्बेडकर जी ने जो हमें आज़ादी दी, उसका सदुपयोग करना है। और आप आगे जो समय वो, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज के सभी कर्मचारी, चाहे मतभेद हो इस संगठन से हो सकता है, लेकिन हमारे उद्देश्य से उनका कोई मतभेद नहीं हो सकता, इसलिए वो आना चाहिए और एकता दिखानी चाहिए। ये मैं आज इस मंच से फिर एक बार आह्वान करता हूँ कि हमें एक होकर के करना है। देश की आज़ादी में आपको जो आरक्षण मिला है वो इनकी देन है, और इनकी देन के साथ हम लोगों की वजह से अगर माइनॉरिटीज हिंदुस्तान में नहीं बसती तो आरक्षण नहीं मिलता।
ये इधर नहीं चले जाए, जो आपसे पहले हम चले गए थे उस रोकने के लिए आरक्षण मिला था, कोई बात नहीं, लेकिन अब उसका उपयोग करना है। हमारी जनसंख्या पे जो आरक्षण मिला 1931 की जनगणना है, आज हमारी जनसंख्या 16% और 12.5%, 28% आरक्षण मिल रहा है। हमारी जनसंख्या इससे कहीं ज़्यादा है, और उसके साथ अगर माइनॉरिटीज़ मिला दी जाए तो 50% क्रॉस करते हैं, और जब 50% क्रॉस करते हैं तो लोकतंत्र में राज करते हैं। और ये माननीय काशीराम जी ने ये बेड़ा उठाया था, और उन्होंने ये साबित भी कर दिया, और उन्हीं की बदौलत, इनकी मेहनत की बदौलत जो है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री पद पे हमारा व्यक्ति आसीन हुआ, वो इनकी देन थी। अब वो बात दूसरी है कि वो नहीं संभाल पाए या हम उनके साथ नहीं हो पाए, ये हमारी कमज़ोरी है। अम्बेडकर की कमज़ोरी नहीं, काशीराम जी की कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी कमज़ोरी है। हमारे समाज की कुरीतियों को दूर करना हमारा काम है, शिक्षा बढ़ा के क्षेत्र में आगे बढ़ना हमारा काम है, और एक दूसरे प्यार मोहब्बत और कम से कम रामासामा करने का तो हमारा काम है। तो मैं ये फिर चाहता हूँ कि अगले सम्मेलन में इससे ज़्यादा लोग आएँ। ये तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, और इतने बड़े ज़िले में बहुत जो नाम मेहनत पाल पड़े, एक वीडियो साहब मेहनत की है, 2-4 ने की है, बाकी आए नहीं, क्या दिक्कत थी? मैं तो सरकारी काम होते हुए भी इधर चाहा कि भी आऊँ, कोई दिक्कत नहीं। हम कोई किसी समाज के विरुद्ध थोड़ी है, हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध थोड़ी है, हम देश के विरुद्ध थोड़ी है, लेकिन हम हमारे हकों के लिए तो एक हो सकते हैं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, और हक हमें संविधान ने दिया है, कोई दूसरे ने नहीं दिया, संविधान सर्वमान्य है। तो इसी हिसाब से आगे काम करना है। अब जो आए हैं वो ये शपथ लें कि मेरे पास मेरा कमज़ोर भाई आता है तो उसकी जिनाइन बात को, गैर कानूनी बात को नहीं कह रहा हूँ, जिनाइन बात को पूरी करनी चाहिए, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए कि हमारे हक हिस्से से हैं, उनके हक हिस्से से हम आए हैं। वो पढ़ा नहीं, हम पढ़ लिए, लेकिन अब उसको पढ़ाना हमारा हक, क्या कर्तव्य है, तो इसको निभाना है। और एकता में जितनी ताकत होती है मेरे ख्याल से किसी में नहीं होती। इस देश में जितने भी दंगे फसाद होते हैं तो आप और हम ही लड़ते हैं, दूसरा नहीं लड़ता, लड़ाने वाले लड़ाते हैं। तो इस चीज़ से सजग रहना है और समाज को आगे बढ़ाना है। अजाक से इस संगठन को मजबूत बनाना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि अजाक हो और भी संगठन हो, लेकिन वो समाज की एकता के लिए, समाज की कुरीति दूर करने के लिए। जब समाज सुधरेगा तो देश भी सुधरेगा, और देश समाज मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। इसलिए हम देश विरोधी नहीं है, हम किसी समाज की विरोधी नहीं है, लेकिन हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे आना होगा। जय भारत, जय हिंद, जय। पालन विभाग में सहायक निदेशक और अजाक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। सर्वप्रथम परिचय से थोड़ा शुरू करें उससे पहले मैं मान्यवर अब्दुल सत्तार साहब का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा और आपको धन्यवाद और साधुवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप स्वयं यहाँ चलकर पधारे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और अजाक की जो संकल्पना है उसमें साहब का योगदान है। जब अजाक बनाया गया तो साहब का भी जो ब्रेन है इसमें शामिल है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें मार्गदर्शक शुरू में उपलब्ध हैं और हम कभी भी उनके पास जा सकते हैं। और आपने सबने भावना देख ली कि साहब समाज के प्रति कितने समर्पित हैं। और सर हमने भी ये जो जितने फोटो लगाई हैं तो इससे हमारे बहुत सारे साथी हैं वो परिचित हो जाएंगे कि हम लोग असल में चाहते क्या। अब मैं अपनी बात कहूँ, मैं डॉक्टर निरंजन चिरानिया पशुपालन विभाग में सहायक निदेशक हूँ और झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 2005 से यहाँ दुर्ग जिले में सेवा दे रहे हैं। परिवार जो कि यहाँ है, मेरी श्रीमती जी हैं अर्धांगिनी, वो शिक्षा विभाग से हैं, उनकी पोस्टिंग सांडवा हो गई तो दुर्ग जिले में आ गए। मुख्य रूप से अजाक या कोई भी संगठन हो उसमें हम लोग, मैं पहले संगठनों में कई में रहा हूँ, पदाधिकारी कभी नहीं रहा। इस बार मुझे ये प्रदेश कार्यकारिणी का पद दे दिया गया, लेकिन हमारी भावना जो है वो समाज के प्रति, यानी समाज में काम करते रहना चाहिए चाहे पद हो या नहीं हो। और मैं एक निवेदन सर करना चाहूंगा, ये तहसील कार्यकारिणी के सदस्य जो हैं उनकी सदस्यता राशि, तो एक ये छोटा प्रोग्राम हमने तहसील कार्यकारिणी का था कि जो सदस्य बने हैं उनको एक कैलेंडर का विमोचन और सदस्य हैं उनकी सदस्यता राशि हैंड ओवर करने के लिए सने मिलन के रूप में इसको प्रोग्राम को कर लिया। बाकी हमेशा से हम लोग अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ और अजाक और साथ में एक आदिवासी कल्याण परिषद भी,
SC, माइनॉरिटी और ST तीनों को एक साथ मिला करके ही हम अपना प्रोग्राम करते हैं। और जो प्रतिभा सम्मान समारोह है वो भी हम लोग SC, ST और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का ही करते हैं। और प्रोग्राम जो हमारा अजाक का बड़ा, वो हमेशा ये तीनों जो हमारे बड़े समुदाय हैं इनको मिला करके होता है, इन्हीं के साथ में होता है। ये हमारा तहसील कार्यकारिणी का एक छोटा प्रोग्राम ये रखा गया। तो आप सभी से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। आप भी अपना परिचय और संक्षिप्त में इसको जारी रखें। मैंने थोड़ा लंबा समय ले लिया, मैंने सोचा साहब को मैं थोड़ा सा ना साथ में यहाँ का जो है उसकी स्थिति वो बताऊँ। धन्यवाद। मैं दिलीप कुमार राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से हूँ और रतन नगर चूरू का रहने वाला हूँ और वर्तमान में पंचायत समिति रतनगढ़ में वीडियो करते। मैं डॉक्टर भगवतलाल नेहवाल, श्री पूजन नेहवाल पिताजी का नाम है, कमालसर गाँव कमालसर चूरू से रहने वाला हूँ। अभी एडिशनल CMHO परिवार कल्याण चूरू की पोस्ट पद पर कार्यरत हूँ। पहले CMHO के पद पर भी कार्यरत हूँ। मैं द्वारका प्रसाद अधिशासी अधिकारी राजस्थान म्यूनसिपल प्रशासनिक सेवा उससे बिलोंग करता हूँ और मैं वर्तमान में रतनगढ़ और चूरू का निवासी हूँ। मेरा नाम श्रवण कुमार चिरानी है, पिताजी का नाम श्री नंदूराम जी, वरिष्ठ अध्यापक हूँ। सरदार सर तहसील में भैरू संघ में मेरी पोस्टिंग है और शिक्षक संघ अम्बेडकर का प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं शीशराम माहिज अध्यापक हूँ। पिताजी का नाम श्री तन्नूराम जी माहिज, जो भी पेशे से अध्यापक थे और प्राध्यापक से सेवानिवृत्त हुए। मेरा पूरा परिवार ही वैसे शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मेरा छोटा भाई है वो भी व्याख्याता है, उसकी मिसेज है वो भी सेकेंड ईयर टीचर है इस प्रकार से। और गांव मेरा मुखवालिया है, चूरू के पास में ही है। और मैं आजाद में जिला प्रभारी के पद पर हूँ और शिक्षक संघ अम्बेडकर में भी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। गंगानगर से हूँ, लेकिन वर्तमान में 1993 से मैं लंबे समय से जिले में कार्यरत था। अभी वर्तमान में मैं अधिशासी अभियंता जिला परिषद मानवेंद्र में कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर देवपाल बुरावा कार्यरत हूँ। चूरू जिले का कहो या झुंझुनू का कहो तो घर के लिए पड़ेगा, क्योंकि झुंझुनू में तो जन्म लिया और साथियों से पढ़ाई के लिए भाग चले गए, लेकिन चूरू जिले में 2001 से कार्यरत शिक्षा विभाग में सेवा दे रहा हूँ। तो ये भी मान सकते हो, खिड़का भी मान सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता बरावा टीचर है, सेकंड ग्रेड में राजकीय प्रकाश स्कूल में। मैं अजाक में महासचिव के पद मुझे दिया गया है, तो मेरे लायक होगा मैं और उसको श्रीमती विनोद कांवलिया और मैं पोखरण जैसलमेर में पदस्थापित हूँ, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय मंगलपुरा पोखरण। सीताराम कांवलिया MS ऑफ एंड गायनी जूनियर स्पेशलिस्ट और राजकीय सामान्य चिकित्सालय रतनगढ़। मैं हंसराज सावंत वरिष्ठ अध्यापक, गांव के पास मेरे गांव रायपुरिया में पास में ही है पोटी गांव, वहाँ मेरी पोस्टिंग है वरिष्ठ अध्यापक, जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर। मैं मौलाल अर्जुन व्याख्याता हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैरसर में, अजाक का जिला अध्यक्ष हूँ और गांव मेरा है चूरू तहसील में भामासी। मैं आप सब लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए 24 घंटे सेवा देने वाला। रात को भी मुझे फोन करोगे तो मैं कहीं चूरू में मंडराता हुआ मिलूंगा। मेरा गांव है 12-13 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी 9 बजे तक मैं चूरू इधर उधर मंडराता रहता हूँ। कभी भी आपको आवश्यकता हो और पैसा भी करनी हो, कभी ये सोच रहे हो कि ऐसे बोल रहे हैं, तो आप कभी फोन करके देख लेना। कोई भी काम हो तो हर समय आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। मौलाल अर्जुन जिला अध्यक्ष अजाक। मैं मुनीराम जिला चूरू का रहने वाला हूँ, रतननगर मेरा गांव है। गत 15 वर्षों से मैं अनुराग कोचिंग सेंटर चूरू में लगातार सेवा दे रहा हूँ, संचालन कर रहा हूँ। और वहाँ मेरा एक छोटा मिशन रहा बचपन से ही, क्योंकि मैं एकदम निम्न कैटेगरी के परिवार से हूँ।
तो वर्तमान में मेरा मिशन ये है कि बाबा साहब की जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं को एजुकेशन के माध्यम से प्रत्येक घर तक पहुंचाऊं और प्रत्येक विद्यार्थी को निःशुल्क, अगर मेरे पास कोई विद्यार्थी आता है वो किसी भी समाज का हो, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि वो SC ST OBC या सामान्य किसी भी समाज का हो, लेकिन वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है तो मैं तहे दिल से उसका स्वागत करता हूँ, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूँ। शांतराम बरौड़, व्याख्याता रसायन विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडवा। वर्तमान में मेरा निवास स्थान चूरू है और मैं अंबेडकर शिक्षक संघ का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। मेरी धर्मपत्नी भी शिक्षा विभाग में टीचर है। मैं ब्रह्मानंद, पोस्टिंग है गांव के पास 2 किलोमीटर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़सर। हम 5 भाई सर्विस में हैं। बड़े भाई एडिशनल एसपी से अभी रिटायर हुए हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ओम प्रकाश मेहरा, लक्ष्मी चंद और मेरे से छोटे हैं वो राजकुमार, जो राजस्थान पुलिस में हवलदार हैं। और मैं फिलहाल राजगढ़ रहता हूँ और 2005 से बाबा साहब के मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी मेरे को तहसील इकाई राजगढ़ का अध्यक्ष चुना है अजाक से, तो मैं पूरा निर्वहन के साथ सेवा करने का दृढ़ संकल्प लेता हूँ। मैं विनोद कुमार सिसोदिया, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादिया रतनगढ़। मैं रतनगढ़ का ही निवासी हूँ और अनुसूचित जाति में धोबी समाज से बिलोंग करता हूँ और हम शिक्षा और शिक्षार्थी इन दोनों के लिए ही निरंतर रूप से कार्यरत हैं। चंद्रभान कोटवाड़, व्याख्याता राजगढ़। महावीर प्रसाद मेघवाल, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा राजल देसर में सहायक मैनेजर। दौलत राम दाइमा, यहीं पास में उडेरा प्रधानाध्यापक हूँ। मैं खटीक जाति से बिलोंग करता हूँ। मैं अजाक का सदस्य अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ हूँ। मैं राजेंद्र कुमार बाकोलिया, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय ज्योति माध्यमिक विद्यालय जो यहीं है पास में, इसमें कार्यरत हूँ। मुझे अजाक का सदस्य होने पर गर्व है। मैं तोलाराम खटीक स्टेशन देख सकता हूँ। मुंशीलाल नायक, व्याख्याता जीव विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीगंज, रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं रामनिवास नायक, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट सरदार साहब। मैं महेंद्र पाल शीला, रतनगर से बिलोंग करता हूँ। मैं भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल, पिता का नाम स्वर्गीय श्री प्रेमनाथ जायसवाल, रेलवे में पिताजी कार्यरत है, परिवार रतनगढ़ में रहता है। अभी व्याख्याता इतिहास के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिग्निया विदावतान में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। मैं पवनलाल जीनिया, व्याख्याता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरासर, तहसील सुजानगढ़ में कार्यरत हूँ। मूलतः मेरा गांव हरदेसर है, तहसील रतनगढ़ में यहीं पास में ही है। मैं शिवाराम मेघवाल, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लोहा में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। हनुमानराम रोलन, गाँव शीतसर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शीतसर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत। मैं जगदीश प्रसाद चौहान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुझेरा अपना में अध्यापक पद पर कार्यरत। तपेश मेघवाल, पुत्र श्री महावीर प्रसाद मेघवाल, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। मैं पूनमकर पवार, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बसरारा में पोस्टेड लोन से हूँ। अजीत कुमार, कनिष्ठ सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उडेरा गुना में कार्यरत। मैं सुल्तानाराम मेघवाल, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिकराली में कार्यरत हूँ। शिवराम मेघवाल, छाबड़ी मिट्टी से हूँ और पशु धन सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं जगदीश प्रसाद मंडार, रतनगढ़ का निवासी हूँ। राजकीय ज्योति माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ से सेवानिवृत्त अध्यापक। मैं सुरेंद्र इंदलिया, पुत्र श्री आसाराम जी इंदलिया, रामगढ़ सर, फिलहाल राजकीय चिकित्सा रतनगढ़ में नर्स ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत हूँ। धर्मवीर रेगर, CMHO कार्यालय में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट संगरिया का रहने वाला हूँ। सुभाष मेघवाल,
सुलगना गांव का रहने वाला हूं। वर्तमान में राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में नर्स ग्रेड देते के पद पर कार्यरत हूं। नरेश कुमार श्री प्रभुराम निवासी चंदाना झुंझुनू गांव अशोक जालड़िया के साथ राजकीय माध्यमिक विद्यालय नुआ में कार्यरत हूँ। मैं अनिल चिरानिया पुत्र श्रवण कुमार जी चिरानिया विधि छात्र हूँ। मैं कृष्णा रानी वाइफ ऑफ सुरेश कुमार जी तंवर और रतनगढ़ हॉस्पिटल में नर्स ग्रेड सेकंड पे कार्य करती हूँ। मैं अशोक आलड़िया शारीरिक शिक्षक राजकीय माध्यमिक विद्यालय नुआ की पावनधरा पर कार्यरत हूँ और मेरा नेटिव प्लेस जांदवा है। स्टाफ नर्स सेकंड पर कार्यरत है राजकीय सामान्य चिकित्सालय रतनगढ़ में सुनीता। मैं अरुणा जावा वरिष्ठ अध्यापिका राजकीय माध्यमिक विद्यालय परिसरिया की ढाणी में कार्यरत हूँ और मेरा निवास स्थान रतनगढ़ ही। मैं ललिता सुड्डा डॉक्टर ऑफ श्री रामेश्वर सभी आ जाए। अध्यापिका राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नुआ से पोस्टेड हूँ और मेरे हस्बैंड श्री मदन लाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकराड़ी में कार्यरत। मदन जी यही रतनगढ़ में एमएम के पद पर कार्यरत। मैं इंदु बाला पवार मोदी समाज से बिलोंग करती हूँ और मेरा पदस्थापन स्थान राजकीय माध्यमिक विद्यालय माला से। मैं मीना बारूपाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय नुआ में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं रीमा मंडाल वर्तमान समय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीलसर में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। मैं पुरुषोत्तम सिल्ला मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सिल्ला मैं वरिष्ठ अध्यापक राजकीय ज्योति माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ में कार्यरत हूँ और ये मेरी श्रीमती जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेरा गुणा में कार्यरत है। मैं अनिता सब सेंटर लूज में कार्यरत। मेरा नाम ललिता तिरानिया है यूपीएस बालिका चूरू गोपाल में मैं अध्यापिका हूँ। मेरा नाम संगीता कुमारी है। मेरा निवास स्थान झुंझुनू लालपुर। विशाल लाल कटारिया व्याख्याता बड़ियारा निवासी रतनसरा पास में गांव है और अभी वर्तमान में रतनगढ़। मैं अभिषेक सरोवा झुंझुनू का रहने वाला हूं। मैं सूचना साहित्य पद पर अभियोजन विभाग चूरू में कार्यरत हूं और वर्तमान में मैं जिला कोषाध्यक्ष अजाक का जो जिम्मा है वो संभालता हूं। फकीर चंद धनौलिया सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डीडी चूरू। 3 बच्चे वो सेवा में है, तीनों बहू है वो भी सेवा में, 2 एएनएम है, 1 टीचर है। विद्याधर सिंह बेहरवाल सूर्य श्री कुमार राम जी बेहरवाल जिले से रहने वाले कुमास गांव है। वर्तमान में इसी मोहल्ले में यानी जी मकान में रह रहे हैं। मैं चूरू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर सुजानगढ़ में कार्यरत हूँ। आदिल प्रसाद भंडार दिल्ली एक्शन पद से रिटायर हुआ हूँ बिजली विभाग। मैं पवन कुमार सिनोक तोलाराम नायक पंचायत समिति में एलडीसी पद पर हूँ। राजेंद्र कुमार मेरा नाम अनिल कुमार कंवल है, सीनियर टीचर इंग्लिश। मैं सोमलाल सीला निवासी। मैं राकेश कुमार नायक पुत्र श्री बेगाराम नायक। पिताजी और लगभग पूरा परिवार रेलवे सेवा में है और हम परिवार से लगभग 6-7 लोग इन सर्विस हैं। पवन भी मेरा भाई है और मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीपुरा में कार्यरत हूँ। शिक्षक संघ अंबेडकर की जो तहसील इकाई है उसका मैं अध्यक्ष हूँ और आजाद में भी जो है सचिव का दायित्व मुझे दिया गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि आजाद संगठन जो है एक नए मुकाम पर पहुंचे और सक्रियता रहे, ऐसी कोशिश हमारी जारी रहेगी। मैं वीरेंद्र कुमार बुनकर पुत्र श्री स्वर्गीय श्री खेमचंद जी बुनकर निवासी नवलगढ़। मैं पिछले 22 साल से रतनगढ़ में रह रहा हूँ और वाणिज्य कर विभाग रतनगढ़ में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं शिव कुमार गाडगिल व्याख्याता राजनीति विज्ञान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबूशहर में कार्यरत हूँ लगभग 5 वर्षों से। उससे पहले भर्तियों की ढाणी और पास में ही जो ज्योति माध्यमिक विद्यालय है उसमें 6 वर्ष और 3.5 वर्ष सेवाएं दे चुका हूँ। उससे पहले पास में गांव बुडेरावान दौलत राम जी राजेंद्र जी उनके साथ में 10 वर्ष सेवाएं दी और पिताजी कलेक्ट्रेट और एसडीएम कोर्ट में पेशकार रहे हैं मोहन जी गाडगिल और 2 छोटे भाई हैं वो प्राइवेट स्कूलों में काम करते हैं। पुरखो ताला राम हर पितामह पोखर राम नारायणी को लाडलो पिता रिक्तो राम
पिता ऋतु राम वासी तालनिया की ढाणी, अध्यापन का पेशा समाज सेवा की ठानी, संघर्ष से जीवन बड़े यूं कहवे रिखा राम, पुर को ताला राम है पिता में होकर राम, रिखा राम तालनिया। व्याख्याता राजन देशे। आज इस कार्यक्रम में सम्मान के लिए मैं सीओ साहब, वीडियो साहब और सरवा साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे समाज के आईने का सम्मान करेंगे, जो हमारी आवाज बनकर पूरे राजस्थान में गूंजने का आप काम करते हैं। धनपाल जी कंदे, जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें। सामना फोटो ले के लिए अन्य चैनल के लिए करते हैं। मैं मन से और रतनगढ़ तहसील से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इनका तहे दिल से जो अपने से बन पड़े इतना सहयोग हमारे जागो पुराण मीडिया का और संपादक साहब का सहयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुजनों की जो मांग है या हमारे बहुजनों की जो समस्याएं हैं उनको बड़ी बखूबी से इनका चैनल दिखाता है। मैं पुनः कार्यकारिणी की ओर से जिला इकाई और हमारे जितने भी सदस्य हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन्हें जिस प्रकार से सहयोग की आवश्यकता है हमें करना चाहिए और इनके सदस्य के रूप में इनके चैनल को स्वीकार भी करना चाहिए। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं पूर्णबल धानोदिया, अध्यापक, रतनगढ़ निवासी, रिटायर्ड, गांव बिनादेश और राजकीय ज्योति माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत। अजाक संगठन क्या है? अजाक संगठन डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन और इसी के साथ अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन और अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन। ये संगठन हमारे समाज में बहुत से लोग अधिकारी वर्ग में चले गए, कर्मचारी वर्ग में चले गए, स्वयं ने तो बहुत आगे बढ़ के कुछ कर लिया, लेकिन भूल गए पीछे से क्या हो रहा है। जब तक हमारी पीठ मजबूत नहीं होगी तो आप चाहे कितना ही बड़े अधिकारी बन जाओ, जब समय आएगा, सालोदिया जी का नाम आपने सुना होगा। सालोदिया जी मुख्य सचिव बनने वाले थे, लेकिन उनको पदोन्नति को लांग करे दूसरे व्यक्ति को मुख्य सचिव बना दिया गया। और वो की वो बात अभी इस बार हुई कि अजाक संगठन ने, और जब सरकार के सामने अड़के खड़े हो गए तो उन 7-8 आदमियों की वरिष्ठता को मांगते हुए हमारे अजाक संगठन के और आईएएस वरिष्ठ आईएएस निरंजन जी को और मुख्य सचिव बनाए गए। ये होती है संगठन की ताकत। अजाक संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें न तो कोई मंच होता है, सब कर्मचारी 4th क्लास से लेके और मुख्य सचिव तक एक जगह पर बैठते हैं। और हमारे संगठन से, हमारे वर्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे कर्मचारियों की हो, चाहे और कोई प्रताड़ना से संबंधित, उन सब के लिए और हमारा अजाक संगठन काम करता है। 3 साल से आप देख रहे हो, शुरू में 2 बार हमने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा। इस बार कोरोना की वजह से वो सम्मान समारोह हम नहीं रख पाए, लेकिन अजाक का जो लोगों को, जो प्रतिभाओं को सम्मान देने का कार्यक्रम है वो अभी चालू है। हमारे जो बच्चे किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाते, किसी ऐसे
प्रशिक्षण में जा रहे हैं, जहाँ उनको फीस भरने में समस्या आ रही है, तो उनके लिए अजाक ने एक नया अजाक सहयोग प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो प्रत्येक तहसीलों में हमने फॉर्म भी भिजवा दिए हैं और उन फॉर्मों बात आती है ना, तब वो ये सोचते हैं कि किस बात के पैसे। अभी राम मंदिर सेवा निधि वाला चल रहा है, उसमें झुंझुनू जिले का एक कोई वो प्रधान है, पूर्व प्रधान, उसने 1 करोड़ से ज्यादा की राशि दान की है मंदिर के लिए। और उसके पड़ोस में और देवता जो है, कोई बच्चा है वो भूखा सो रहा है, वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो अयोध्या का राम उससे दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारी मानसिकता बार बार 5000 सालों से हमारे अंदर एक ऐसा कचरा भर दिया गया है कि हम उससे बाहर सोच ही नहीं पाते। हमें ये जो हमारे संगठन है, सामाजिक संगठन, ये हमें रास्ता दिखाते हैं। सामाजिक संगठनों का और इनका जो मतलब होता है, ये होता है कि हमें ये जो कुरीतियां हैं उनको त्यागिए। और सबसे ज्यादा बाबा साहब ने जो कहा था ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बन रही संगठित हुए, लेकिन एक दूसरे की टांग खिंचाई में लग गई कि वो संगठन बना, उससे बढ़िया हमारे वाला संगठन है। और संघर्ष की जब बात आती है तो संघर्ष हमने किसके साथ किया? अपनों के साथ, अपने लोगों के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया। मेरा एक आप लोगों से विनती है कि जो लोग 85 या 60 की आयु पार कर चुके हैं, उनकी तरफ आप कम ध्यान दें। वो अब सुधरने वाले नहीं हैं। यदि आपको भविष्य अपनी पीढ़ी को सुधारना है, तो जो बच्चे चल रहा है, जो दौर चल रहा है, वो बड़ा खतरनाक है। इसके ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि किसानों के बाद में नंबर आपका ही आने वाला है। तो आगे का भविष्य, अपनी आगे वाली पीढ़ी जो है वो हमें माफ नहीं करेगी। अब अजाक के संबंध में और अपनी जो समस्याएं, अपनी जो भी बात है वो मैंने बता दी है। अब मैं अजाक तहसील कार्यकारिणी की घोषणा अपनी तरफ से, जो अजाक जिलाध्यक्ष होने के नाते और अजाक के जो चूरू इस रतनगढ़ की जो कार्यकारिणी बनाई गई है, उसका अनुमोदन के लिए मैं आप सबको बताता हूँ। अध्यक्ष अशोक जी आलड़िया, शारीरिक शिक्षा विभाग। उपाध्यक्ष ललिता सुंडा, अध्यापिका, शिक्षा विभाग। महासचिव डॉक्टर देवकर्ण गुरावा, डिप्टी CMHO, शिक्षा विभाग। कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जी बुनकर, वरिष्ठ सहायक वाणिज्य कर विभाग। 3 सचिव बनाए गए हैं। राकेश कुमार नायक, अध्यापक शिक्षा विभाग। दौलराम जी दाइमा, प्रधानाध्यापक शिक्षा विभाग। और अरुणा जावा, वरिष्ठ अध्यापक हैं शिक्षा विभाग। संयुक्त सचिव में 3 सुभाष मेघवाल, स्टाफ नर्स, चिकित्सा विभाग। इंदुबाला पवार, अध्यापिका, शिक्षा विभाग। रीमा मंडार, व्याख्याता, शिक्षा विभाग। और प्रवक्ता शिव कुमार जी गाडगिल, व्याख्याता, शिक्षा विभाग। अब सदस्य 14 सदस्य जो लिए गए हैं: मायावती जी, राजेंद्र कुमार बाकोलिया, बोलाराम जी, जगदीश प्रसाद जी। मायावती जी ANM चिकित्सा विभाग, राजेंद्र कुमार जी बाकोलिया, वरिष्ठ अध्यापक शिक्षा विभाग। बोलाराम जी नलिया, अध्यापक शिक्षा विभाग। जगदीश प्रसाद जी, कांस्टेबल रेलवे सुरक्षा बल। रामनिवास जी नायक, ECW सेकंड जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। पूर्णमल जी दानोदिया, सेवानिवृत्त कर्मचारी, अध्यापक हैं। विनोद कुमार जी धोबी, प्रधानाचार्य, शिक्षा विभाग। केसर राम जी, सिग्नल मेंटेनर है रेलवे विभाग में। बाबूलाल जी तुमकरिया, अध्यापक है शिक्षा विभाग में। खीवाराम जी पशुधन सहायक है पशुपालन विभाग में। सुभाष डॉक्टर सुभाष कर्णावत, पशु चिकित्सक है पशुपालन विभाग। धनराज जी, अध्यापक शिक्षा विभाग। जगदाराम जी मेघवाल, अध्यापक शिक्षा विभाग। और रंजीत जी नायक, शिक्षा विभाग अध्यापक है।
आप सभी लोगों से मैं अनुमोदन चाहूंगा कि चूरू इस रतनगढ़ तहसील की अजाक कार्यकारिणी को आप अनुमोदन करें और मैं इस अजाक तहसील कार्यकारिणी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ में मैं आशा रखता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं कि जिला इकाई जब भी आप हमसे जो भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा हर समय आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ सहयोग और संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। जय भीम, जय भारत। सीओ साहब कह रहे थे कि लोक सेवक होने के कारण अपने ये नहीं कह सकते कि अपने अन्य वर्ग के लोगों की अपेक्षा करते हुए अपने लोगों तक ही सीमित रहे, परंतु अपने सम्मुख जो भी लोग अपने सामने आते हैं उनको विभाग की योजनाओं से लाभ देना चाहिए। मैं जिस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मैं आपको बताना चाहूँगा इस विभाग को 1956 में स्थापना हुई थी इस विभाग की। और जब इस विभाग की स्थापना हुई, प्रत्येक विभाग होता है उसकी एक पंचलाइन होती है और हमारे विभाग की जो पंचलाइन है दलिता नाम असमर्था नाम से उत्थान से सशक्त, यानी जो समाज के जो दलित और असमर्थ लोग हैं उनको सशक्त करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। और आज से 10, 15, 20 साल पहले ये माना भी जाता था कि समाज कल्याण विभाग कौन होता है, जो SC/ST के लोगों का डिपार्टमेंट होता है। परंतु मैं ये भी कहने में मैं कह सकता हूँ कि 1980 तक अपने जो ये समाज कल्याण विभाग था इसकी पहचान सिर्फ छात्रवृत्ति और छात्रावास तक ही सीमित कर दी गई और कोई इसमें आम अपने लोगों का कोई जुड़ाव नहीं हुआ। फिर इस विभाग का नाम बदल के 1984 के अंदर इसका नाम सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग किया गया। आज इस विभाग के द्वारा हम जो अपने सभी जो अपेक्षा कर रहे हैं और उस अपेक्षा के अंतर्गत हमारे जो विभाग की 100 से ज्यादा योजनाएं हैं, 100 से ज्यादा योजनाएं हैं। आज भी जब बात चलती है तो या तो अपने इस विभाग की ग्रेविटी को कम मान लेते हैं या इसकी 1-2 योजनाओं को मानकर अपने फ्री हो जाते हैं। हम अपने देख रहे हैं प्रत्येक जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज आ गए। मेडिकल कॉलेज की फीस क्या है? 7.5 लाख रुपए। अब 7.5 लाख रुपए में मोस्टली हम अगर अपने रुपए खर्च करते हैं तो काफी बच्चों को इन कॉलेजों के में एडमिशन करने का मौका मिल रहा है। अब 7.5 लाख रुपए में अभी 2 जनों का मैंने जो करवाया है एक लोन, बड़ा एक इजी सा प्रोसेस है कि 3.5 लाख रुपए तो उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, रिमेनिंग उसके पास बचे 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए के लिए SC/ST कॉर्पोरेशन 15 साल के लिए एजुकेशन लोन देता है और वो भी मात्र 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मेरा सत नमन। बहुजन समाज को दिशा और दशा देने वाले तमाम महापुरुष जिनकी फोटो आज हमने लगाई है, कुछ और महापुरुष हैं जिनकी सभी की फोटो ली है, उनके चरणों में मेरा सत नमन। डॉक्टर भवनलाल जी सरवा, भाई नरेश, शेष राम जी माई, बड़े भाई श्रवण जी तिरानिया, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय महेंद्र सिंह जी बारोटिया, मुनीराम जी शिला, देवकर जी गुरावा साहब, BDO साहब और CO साहब आकर के चले गए। आप सबको एवं जो आज के पंडाल में विराजमान है सभी हमारे बड़े बुजुर्ग साथीगण, मातृशक्ति, आप सबको मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पहले सभी से थोड़ा निवेदन करना चाहूँगा, कृपया आप लोग एक बार मंच की तरफ आ जाएं। मैं कुछ खास बातें आप लोगों से, आज हमारा ये जो स्नेह मिलन कार्यक्रम है, कैलेंडर का विमोचन है, इस संबंध में मैं कुछ खास बातें आपसे करना चाह रहा हूँ, तो कृपया आप लोग एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लें। अपन 2-3 बातें हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा परिचय सेशन हमारा लंबा हो गया, इसलिए हमारी जो इतनी पाचन क्षमता है नहीं कि इतने लंबे समय तक हम लोग एक जगह बैठ जाएं या भाषण सुन लें। ये RSS वालों का शक्ल है कि वो सुबह 8 बजे बैठ जाते हैं और शाम को 6 बजे तक भाषण सुनते ही रहते हैं। मैं 1-2 बार उनके प्रोग्राम में गया तो वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक सुनते ही रहते हैं और सीट से भी नहीं हिलते जब तक उनको अध्यक्ष कहे नहीं। लेकिन ये थोड़ा हम लोगों में ये थोड़ी कमी है, कोई बात नहीं, आज हम बात करेंगे। आप लोगों से सामने जो भी साहिबान है उनसे मेरा निवेदन है, आप लोग कृपया एक बार मंच की तरफ आ जाए, यहाँ जो पंडाल है उसमें पधारें ताकि अपन कुछ बात करें।
साथियों, ये जो पोडियम लगा हुआ है इसके आगे आप अजाक का बैनर देख रहे हैं। सामने इधर अजाक का बैनर है और इधर सामने की तरफ शिक्षक संघ अम्बेडकर का बैनर है। और सीओ साहब आपके बीच में क्यों पधारे, इस बारे में आपको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। कुछ समय पहले तक हमारा कोई भी साथी इस बात से, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, वो इस बात से शंका खाते थे कि हमारा कोई अधिकारी कर्मचारी उसके पास बैठ जाएंगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे कि तो अपने वालों के पास बैठ गया, उनका काम करें तो कहेंगे कि आप तुमने तो अपने वालों का काम किया। और वो भुक्तभोगी हूँ, मेरी जो अर्धांगिनी है गृह स्वामी ने, उनका काम हमारे एक डीओ साहब ने सिर्फ इसलिए नहीं किया, कानून सम्मत होते हुए नियमानुसार होते हैं कि अगर मैंने आपका काम किया तो दूसरे लोग ये कहेंगे आपने तो एससी वालों का काम कर दिया। मैंने उनको कहा कि भाई एससी का होने मात्र से क्या काम नहीं होना चाहिए, ये नियम में है और ये सही है, फिर भी क्यों नहीं करे। और उन्होंने नहीं किया और उनके साथ में दूसरे कितने ही लोगों के वो सारे काम किए उन्होंने, लेकिन हमारा नहीं किया। उसके बाद से हम लोग ये महसूस करते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनकी ये जो दिमाग में ये जो शंका उनके बैठ गई, उसको कैसे निकाला जाए। तो 2-3 संगठन, ये हमारे साथ ही समस्या नहीं है, ये आदिवासियों में भी कुछ है, ये हमारे में भी है, ये माइनॉरिटी में। तो हमारे 2-3 संगठन एक साथ मिले और उन्होंने ये तय किया कि एससी वाले एससी के अपने अधिकारियों कर्मचारियों को समझाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको एक जगह लेकर के आएंगे। आदिवासी वर्ग के लोग अपने साथियों को एक साथ लेकर के आएंगे और जो माइनॉरिटी के साथी हैं वो अपने अधिकारी कर्मचारियों को एक साथ लेकर के आएंगे। और उसके बाद तीनों संगठन, माइनॉरिटी के संगठन, आदिवासियों के संगठन और एससी के संगठन, अनुसूचित जाति के तीनों संगठन मिलकर के हम लोग एक कार्य योजना पे काम करेंगे कि तीनों समुदाय, जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज के तीनों समुदाय के अधिकारी कर्मचारी, उनके सामने जो समस्या आ रही है हम उसको किसी तरह दूर कर सके, उनकी जो परेशानी है उसको कम कर सके या खत्म कर सके। उसकी अवधारणा पे अजाक संगठन हम लोगों ने बनाया। इसमें सदस्य बेशक अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन हमारा जो ध्येय है वो पूरा माइनॉरिटी के लिए, वो पूरा आदिवासियों के लिए, जो हमारे एसटी के भाई उनके लिए और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। और उसका नतीजा क्या है, हम पिछले 3 साल से अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनॉरिटी के जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, उनके प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम कर रहे हैं। और तीनों संगठन अपने अपने छात्रों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके माँ बाप हैं, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चे को हायर शिक्षा दिला सके, या उनका प्रतिभाशाली बच्चा है उसकी फीस भर सके तो वो आगे बढ़ सके, इसलिए ये तय किया गया कि हमारे संगठन के माध्यम से हम ऐसे बच्चों को लेंगे जो आर्थिक रूप से भले ही कमजोर है लेकिन प्रतिभाशाली है, तो उनकी प्रतिभा वो कहीं बीच में छूट नहीं जाएगी। इसी मामले को हम लोग पहले से कर रहे थे, लेकिन अजाक के माध्यम से हमने बाकायदा एक छात्रवृत्ति की घोषणा कर दी है। और उस छात्रवृत्ति में 80% से ऊपर के वो बच्चे जिनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके फार्म और उनको आगे बढ़ाएंगे और फिर आगे वो पे बैक टू सोसाइटी करेंगे। अब हमारे लिए पे बैक टू सोसाइटी क्यों जरूरी है, उस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या मेरी पोस्ट चाहे सहायक निदेशक है, मैं किसके बल पे खड़ा हूँ? ये जो नौकरी हमको मिली है वो समाज का हिस्सा है। 16% एससी को, 12% एसटी को, ये जो 28% रिजर्वेशन है ये एससी एसटी को है। ये डॉक्टर चिरानिया का नहीं है, नरेश का भी नहीं है, ये महेंद्र सिंह जी का भी नहीं है, ये ललिता जी का भी नहीं है, ये रीवा जी का भी नहीं है, ये आप मायावती जी का भी नहीं, ये समाज का हिस्सा है। और समाज में उस समय जो योग्य थे उनको ये मिल गया। हो सकता है मेरे से कोई ज्यादा योग्य होता, लेकिन उसके घर में उस दौरान परिस्थिति हो गई, वो परीक्षा देने नहीं जा पाया तो वो छूट गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो योग्य नहीं है, वो योग्य तो है, लेकिन उस दिन उसकी परिस्थिति उसके फेवर में नहीं थी। जिस दिन उसको परीक्षा देने जाना था या जिस दिन उसको इंटरव्यू देने जाना था, इसलिए वो छूट गया, अन्यथा वो सिलेक्ट हो सकता था, मैं सिलेक्ट नहीं होता। इसका मतलब 16% जो समाज के अंदर जो हिस्सा था उसको हम लोगों ने लिया है। तो हम किसका खा रहे हैं? समाज का खा रहे हैं। और जब हम समाज का खा रहे हैं तो समाज को वापस देना हमारा फर्ज है। माँ बाप ने हमको पाल के बड़ा किया तो हम माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए, ठीक है सारे लोग नहीं चुकाते, लेकिन लगभग लोग माँ बाप की सेवा करके कोशिश करते हैं कि माँ बाप के ऋण से उऋण हो, हालांकि नहीं होते लेकिन प्रयास तो करते हैं।
तो वही प्रयास हमको समाज के लिए करना चाहिए कि समाज का हिस्सा खा रहे हैं तो समाज को कुछ न कुछ दे, और इसी का नाम पे बैक टू सोसाइटी है, समाज को वापस देना। लेकिन क्या होता है, हमारे बहुत सारे साथी जब ये पैसा कहीं कहीं दे देते हैं एक बार, तो उसके बाद में जो बात बताई कि वो बाद में कहते परसों दिया था, उसको दिया था, उसका क्या हुआ, हिसाब मांगने दें। आप मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, कभी आपने उस पुजारी से हिसाब मांगा? आप बहुत सारी जगह बैठ जाते हैं और दुकान पे 100-200 खर्च कर देते हैं। आप दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, 1000-500 खर्च कर देते हैं। आपने कभी उसकी ज्ञान कीर्ति की? नहीं की। तो फिर ये समाज के लिए जो देते हैं उसमें ज्ञान कीर्ति की कहाँ जरूरत है? ये हमारी तरफ से चल के प्रयास होना चाहिए। अभी हम लोगों को एक चेक दिया गया 1,31,000 का, इसका मतलब 131 सदस्य कम से कम बन चुके हैं, और अगर 2 सदस्य 67 सदस्य तो 121 सदस्य तो 20-21 सदस्य तो बन गए 125। तो 125 सदस्य जब आपके यहाँ बन गए हैं तो सारे सदस्य तो यहाँ नहीं आए, क्योंकि ये आपका माइंड सेट कि हमको कोई फोन करे तो ही आएंगे, ये हम लोगों को बदलना होगा। सभी सदस्य बन गए, उन्होंने 1000 रुपये मेंबरशिप दे दी, तो समाज के प्रति उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। तो वो कर्तव्य यहाँ आकर के भी उनको पता चलना चाहिए कि जिस संगठन से हम जुड़े उसके कार्य क्या हैं, जिस संगठन से हम जुड़े वो क्या क्या काम करेगा, किस तरह करेगा, उसकी कार्य योजना क्या है, क्या जो मैंने पैसा दिया है वो समाज का पैसा है, वो सही जगह लगेगा। समाज के अंदर अगर बैठना चाहते हो तो ये सुओ मोटो की प्रोसेस है, अपने स्वतः आपको पता चला उस दिन आप यहाँ आ गए। नहीं बुलाया था, आज हम केवल आजाद का कर रहे थे, आपको पता चला, क्योंकि वो आजाद के फाउंडर में से माइनॉरिटी के हैं, लेकिन आजाद के फाउंडर में से जो ही पता चला उनकी भावना थी, आए कि नहीं आए। तो हमारे साथियों को भी आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये है भावना की बात। तो आपको वो भावना अपने आप में पैदा करनी पड़ेगी। अगर आपने पैदा कर ली तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब आप देख लीजिए, पिछले दिनों से कुछ चीजें आ रही हैं कि साहब एक आदेश आया कि हम रेलवे है उसको बेच देंगे, रेलवे में जो आरक्षण है उसको खत्म कर देंगे, हम जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं PSU उनको बेच देंगे, वहाँ आरक्षण खत्म हो गया। सारे दिन सारी रात व्हाट्सएप पे आप ये लिखते रहते हैं कि ये बिक रही है, देश बिक रहा है, फला आदमी बेच रहा है, फला आदमी खरीद रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। कैसे होगा? हम लोग एक जगह बैठना ही नहीं चाहते। जब एक जगह बैठ करके कोई कार्य योजना नहीं बनाएंगे, आगे एकता की बातचीत नहीं करेंगे और एक जो सूत्र है उस पे हम लोगों ने अमल नहीं करेंगे तो कैसे होगा? वो इसलिए बेच सकते हैं कि हम लोग नहीं करते ये काम। हम लोग यहाँ आकर के उसके बाद में जितने लोग आए हैं वो भी 2 बातें सुनेंगे, उसके बाद उस पर लगातार नहीं लेंगे। आज बातें सुन लेंगे, भाषण सुन लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन यहाँ जो रिजोल्यूशन जो प्रस्ताव लेकर के अपने काम करना चाहिए कि हम भला 5 काम करेंगे, उस पर फिर आगे कार्य योजना में तो वो मोटो यानी स्वतः है, आपको संज्ञान लेने की जरूरत है, फिर आपको कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग जब बातचीत करते हैं महापुरुषों की, तो ये सारा का सारा हमारा विमर्श कहाँ से निकलता है? इन लोगों की प्रेरणा से निकलता है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन आज आपने पहले भी कुछ प्रोग्राम देखे होंगे। आज के प्रोग्राम में एक नई चीज ये है कि आज मातृशक्ति पूरी अच्छी मात्रा में मौजूद है, और प्रोग्रामों में नहीं होता। 1-2 प्रोग्राम तो ऐसे थे जहाँ हजारों की भीड़ थी और हमारी श्रीमती जी थी। 1-2 प्रोग्राम में ऐसा यही थी, महिला और कोई था ही नहीं, भीड़ बहुत थी, लोग 2-2.5 हज़ार की भीड़ थी, लेकिन महिला ये एक या एक कोई और लड़की थी, यही थी। लेकिन आज अच्छी संख्या में आप लोग हैं। तो आप लोगों ने क्या फातिमा शेख के बारे में पढ़ा है? फातिमा शेख का नाम अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से लोगों को मिला है, अदरवाइज फातिमा शेख को भुला दिया गया था। और द प्रिंट एक अखबार है, उसने ये ऑनलाइन चैनल है, उसने ये निकाला है प्रिंट में कि फातिमा शेख को क्यों भुला दिया गया। तो फातिमा शेख है वो महिला है जिसने सावित्रीबाई फुले के साथ में मिलकर के हमारी महिलाओं की जो शिक्षा है उसके लिए काम किया। उनके भाई जो उस्मान शेख थे, उन्होंने अपनी जमीन दी जब उस समय का हिंदू तबका महात्मा ज्योतिराव फुले को स्कूलें खोलने नहीं दे रहा था, जगह नहीं दे रहा था, उनकी पत्नी है उनको पढ़ने नहीं दे रहा था। फातिमा शेख और उनके मिलकर के जब वो महिलाओं को या बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस्मान शेख ने जमीन दी और अपनी बहन उसको पढ़ा करके एक टीचर के रूप में माता सावित्रीबाई फुले को दिया। तो इसलिए हम लोगों को इन महापुरुषों की ये कर्मवाइज भी हम लोगों ने लगाया। उधर से जब हम शुरू करते कबीर साहब रहदास जी, और उसके बाद से उसी सीरियल को हम लोगों ने लिया।
तो माता फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, और उसके बाद में बिरसा मुंडा, और उसके बाद में हम लोग आते हैं माता रमाबाई अंबेडकर और साहब काशीराम और एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ये महिला शक्ति की मैं बातचीत थोड़ी सी क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में अगर कोई है तो वो माता रमाबाई अंबेडकर है। ये लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब को अंबेडकर नाम एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया, उन भुलाओं में मत जाइए। केवल और केवल माता रमाबाई का संघर्ष और उनका संबल था, जिसकी वजह से बाबा साहब अपने 4 पुत्रों की बलिदानी के बाद भी हमारे लिए कुछ कर सके, और इतना कर सके कि अभी हम लोगों ने उनका ही कार्य अपना तो शुरू किया ही नहीं है। मैं कई बार ऐसे मामले जब आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि हमारे आदमियों को बाबा साहब बहुत विद्वान थे, जिन्होंने सोच समझ के आरक्षण दे दिया, अन्यथा हमारा क्या होता पता नहीं। इतनी बावली बातें हम लोग करने के आदी हो गए हैं कि नॉनसेंस बातें हम लोग कई बार करने लग जाते हैं। कोई मामला कैसा होता है और उसको क्या तोड़ दे देते। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि बाबा साहब नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। इसलिए अगर कोई पूजने लायक है तो वह है माता रमाबाई अंबेडकर, जिनके पिछले दिनों जयंती भी प्रोग्राम था। तो हम लोगों को ये जो महापुरुष हैं, समारोह में मेरे को याद किया, इसलिए मैं बहुत ही, मेरी तरफ से मैं बहुत ही सम्मानजनक मतलब एक सम्मानजनक समझता हूँ, क्योंकि मेरे को एक विशेष मौका दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 महीने से मैं इस चूरू कार्यकारिणी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले 24 दिसंबर को जो जिला कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसने मैंने आजीवन संरक्षक मेंबरशिप के रूप में मतलब कार्यकारिणता की थी मैंने। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो स्नेह मिलन समारोह हुआ है, इसके अंदर जो सम्मानित मंच उपस्थित है, और सबसे पहले जो अपने जिस महापुरुषों को प्रेरणा को साथ में लेके और आज जो ये प्रोग्राम अपन ने रखा है, तथागत बुद्ध साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, और जो उधर जो महापुरुषों के जो ये स्लोगन है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि इन महापुरुषों की प्रेरणाओं को साथ में लेके और आज अपन आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबका समय अलग अलग था। सब ने कैसे परिस्थितियां झेली है, कैसे आगे बढ़े हैं। आज कोई भी यहाँ पे उपस्थित है कर्मचारी, सबके साथ में कोई ना कोई संघर्ष जुड़ा हुआ है। क्यों अपन जिस समाज से जुड़े हुए हैं, उस समाज में संघर्ष के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो संघर्ष आज अपन कर रहे हैं, उस संघर्ष के कारण आज अपन तो आगे बढ़ गए, ये अपने को महसूस होता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने पीछे पायदान पे जो पीढ़ी खड़ी है, जैसे मोहनलाल अर्जुन जी ने कहा था कि अपन ने युवा वर्ग को विशेष साथ में लेना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने युवा वर्ग को साथ में लेंगे, क्योंकि युवा वर्ग को अपन आज बहुत कुछ चीज़ें जो आप प्रेजेंट में अपन जो चर्चा कर रहे हैं आजाद ग्रुप की तरफ से, वो सिखा सकते हैं और वो उसको अपने मार्गदर्शन पे ले सकते हैं। आज अपने जैसे 24 दिसंबर को जैसे हमारे 4-5 पॉइंट थे, जिसके ऊपर निरंजन बोस, मोहनलाल अर्जुन जी और इनके जो पूरा मंच में जो बैठे हैं, तहसील कार्यकारिणी जो कार्यकारिणी का गठन किया गया था, उस कार्यकारिणी के गठन में सबको 100 मेंबर की जो लिस्ट ये मेंबर बनाने के लिए जो कार्य सौंपा गया था, सबसे पहले जो तहसील रतनगढ़ ने जो ये कार्य पूर्ण किया है, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही मतलब जो इन्होंने आगे बढ़ के ये काम किया है, और अशोक आलड़िया जी और उनकी टीम ने वादा किया था, जो आज ये वादा निभाया है। ये कर्तव्य है, क्योंकि जो अपने पीछे भाई हैं, जो बेरोजगार बैठे हैं, जो बेरोजगारों को लोन दिया जा रहा है, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, वो उनको पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक अज्ञानता, शिक्षित हो गए पर शिक्षित होते हुए अपना ज्ञान है, क्योंकि अपने जैसे नरेश जी ऐसे डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं क्योंकि जिनके पास में 120 योजनाएं हैं। जैसे मास्टर भंवरलाल जी कहा करते थे कि मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जरूर हूँ, भले इस डिपार्टमेंट को इतना छोटा डिपार्टमेंट मानते हैं, पर सबसे बड़ा बजट और सबसे बड़ी योजनाएं मेरे पास है।
तो ये एक अपने को विशेष तौर से एक सोसाइटी, इसमें सामाजिक न्याय पहले ये समझा जाता था ये SC/ST से रिलेटेड है, ये अपने सबसे छुपा हुआ नहीं है। पर सामाजिक न्याय ये कोई एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं है, ये पूरे समाज जो भी अपने पीड़ित वर्ग है जो भी है उससे रिलेटेड है, जो अपने इसको अपने भाई राज्य उसे अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जैसे मेंबरशिप वाली बात मैंने कही थी कि अपने कहीं भी हो, अपन किसी गांव से रिलेटेड हो भाई, जैसे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उस योजनाओं को अपने एक जैसे तहसील स्तर पे एक कैंप की बात की गई थी, वैसे मैं तहसील कार्याध्यक्ष और उसकी टीम को ये कहना चाहता हूँ कि जितनी अपनी ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत में अपने जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको मेंबर बना के उनके थ्रू अपने जो भी है फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका मतलब उनको जरूर जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल्स में हैं और जो कहीं भी हो अपने समुदाय में हैं उनको जरूर ये योजना का लाभ जरूर उनके बारे में बताया जाए। और ये सब, और दूसरी बात कोटि नमन। जय भीम समुदाय। इस मंच की दाहिनी तरफ जिस महापुरुष और मातृशक्ति को मेरा कोटि नमन। आजाद की जो तहसील इकाई है उसके द्वारा जो एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा है, इसके लिए मैं इनको हृदय के अंतर से आभार प्रकट करता हूँ। इतने लोगों को एक साथ किसी संगठन के माध्यम से आप एकत्रित कर सकते हो, या जब आप अपने घर कोई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हो तब आपको कितना तो पैसा खर्च करना पड़ता है और तब जाके आप इतने लोगों को बुला नहीं पाते। मैं 5 मिनट में अपनी बात को बाबा साहेब के 3 कथनों से शुरू करके वहीं खत्म करूंगा। बाबा साहेब के जो 3 वाक्य थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, अपन ने इसको हिंदी में ज्यादा पढ़ा है, वस्तु तो उन्होंने इंग्लिश में भी इसका अनुवाद किया था। बी एजुकेट, बी ऑर्गेनाइज एंड बी एजुकेटेड। बी एजुकेट का मतलब शिक्षित बनो, न कि साक्षर बनो। यानी शिक्षित और साक्षर में बहुत बड़ा फर्क है। अगर साक्षर है वो चीजों को पढ़ सकता है, देख सकता है, लेकिन उससे सीख नहीं सकता। जैसे एक आदमी जो अखबार नहीं जानता है वो अखबार को पढ़ लेगा, लेकिन वो उसके मंतव्य का नहीं समझेगा कि अखबार कहना क्या चलता है, असल में इसका उद्देश्य क्या है। ठीक इसी प्रकार अपने लोगों में बहुत लोग साक्षर हो गए लेकिन शिक्षित नहीं हुए, इसलिए पहला मेरा आग्रह रहेगा कि वो शिक्षित बने। यानी जितने भी महान लोगों का लिटरेचर है उसको पढ़े और जो उनमें चिंतन उभर के आता है, जो उनमें मर्म है, जैसे दवाई बनाई जाती है ना, दवाई में डॉक्टर लोग भी यहाँ बैठे हैं, उसमें जो कंटेंट है उसका वो कंटेंट समझना जरूरी है। जिस दिन वो समझ में आ जाएगा उसके बाद न तो आपको कोई बेवकूफ बना सकता, न आपके राइट को छीन सकता, न आपसे कोई अपनी ड्यूटी छुपी हुई है और न आपसे अधिकार छूट है, आपको आगे की चीजें दिखने लग जाएगी। तो पहला तो एजुकेट, फिर है बी ऑर्गेनाइज। व्यक्ति के 2 स्वरूप हैं, एक उसका व्यक्तिगत स्वरूप है, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं जिसमें सुबह से लेकर शाम तक जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं वो है, दूसरी अपनी सामुदायिक आवश्यकताएं। जब तक ऑर्गेनाइज नहीं बने, बी ऑर्गेनाइज, अगर ऑर्गेनाइज नहीं बने, संगठन नहीं होगा तो आपकी शक्ति सिर्फ एक व्यक्तिगत शक्ति। जैसे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो आपकी शक्ति एक संगठन की शक्ति होगी। आज अपने इतने लोग हैं, ये अजाक है, आज अजाक का प्रत्येक मेंबर अपने आप को मान सकता है कि पूरे राजस्थान की अजाक की मेंबरशिप उसकी शक्ति है, और नो डाउट उसकी शक्ति है। और डेमोक्रेसी में शक्ति हमेशा, जैसे अपने जिलाध्यक्ष ने कहा था, शक्ति हमेशा संगठन के माध्यम से आती है। व्यक्तिगत शक्तियां व्यक्तिगत जीवन में काम आ सकती है, कभी भी आपके सार्वजनिक और सामुदायिक जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये चीज भी बहुत लंबे टाइम के बाद आई है, बहुत लंबे टाइम जब लोगों के सामने समस्याएं आई, जैसे जैसे अपने आगे चलते जाते हैं, जैसे जैसे समस्याएं आती जाती है, वो समस्याएं तो लोग जो अपनी अगली पंक्ति के लोग हैं जिनका बहुत गहरा, मैं तो अभी इस मंच के माध्यम से डॉक्टर साहब कह भी रहा था, आपका बहुत गहरा चिंतन है। बहुत लोगों ने सोच समझ के ये ऑर्गेनाइज होने की तरफ कदम बढ़ाया है। जितने भी मेंबर हैं उनको भी अपनी इस विचारधारा है, उस विचारधारा से उनको जोड़ें, उनको बताएं
कि भाई आप ठीक है एकदम जमीन पे थे जिसमें बहुत ज्यादा ग्रास रूट मनीराम और मैं दोनों हम लोगों में शामिल है, मैं भी मनीराम के साथ ही, मतलब हम जो 150-200 लोगों का परिवार है जिसमें से एकमात्र आज नौकरी करता हूँ, अभी एक दूसरा लगा है। नीचे से आए, नीचे से मतलब आप फर्स्ट से सीधे मतलब कहाँ से आप कहाँ आ गए हो, और उसके बाद भी अपनी जो ड्यूटियां हैं या जो अपने दायित्व है उसको सीमित कर दिया। जैसे आदमी आया उन पुरानी चीजों को एकदम भूल गया, और जैसे वो भूल गया इसका मतलब ये मान लो कि अपनी ताकत खो रहा है, ताकत बना नहीं रहा, वो ताकत खो रहा है। जैसे नौकरी लगा, एक अच्छा स्टेटस बन गया, उसके बाद वो अपने घर तक चले गए। ये लोगों के बीच में स्प्रेड करने की है, उसको कैसे भी समझाएं, ये अपनी ड्यूटी है सबकी, अपनी सबकी ड्यूटी है कि जैसे 131 मेंबर हैं और 131 भी हैं और जो इसमें रखते हैं मतलब भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो लोग भी आए, उनको अपनी ड्यूटी है ये कि उनको इस बात के लिए तैयार करें कि आप हमारी मेंबरशिप लें और मेंबरशिप लेकर के आप अपना रोल भी प्ले करें। सिर्फ मेंबरशिप ले ली तो 1-2 घंटे ही बोल सकता हूँ, लेकिन मैं 2 बार बोल कहूँगा। साथियों, इसके बाद भी एक काम और शुरू करना है हमारे अंदर, अपने समाज के अंदर ही। समाज में एक नया समाज बन रहा है, वो है कर्मचारी समाज। जब तक हम मजदूर और किसान के साथ एक साथ चादर पर नहीं बैठेंगे तब तक समाज है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। चाहे आप किसी को IIT करवा दो, चाहे डॉक्टर बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, क्योंकि जब आप कहते हो हमारा सोचना, जब आप अधिकारी बन के बैठते हो तो उस समय अन्य वर्ग का कोई अधिकारी होता है तो उसके पीछे वो किसान और मजदूर उस वर्ग का है, वो पीछे खड़ा रहता है, अपने पीछे खड़ा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? कि हम उनके बीच में नहीं जाते। हम एक कर्मचारी कितने हैं? 1-2% होते, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो अपन क्या है उसके अंदर ही घूम रहे हैं। हम किसान और मजदूर से अपना रिश्ता भी तोड़ रहे हैं और आने वाले समय में इसका हमें भुगतान भी करना पड़ेगा। ये मैं कटु सत्य है। एक डॉक्टर साहब है, ये कल अपने लड़के की शादी करेंगे तो ये देखे कि कोई डॉक्टर के लड़की हो तभी शादी करें, चाहे वो एक मजदूर की लड़की कितनी अम्बेडकर मिशन की क्यों ना हो, कितनी भी होशियार क्यों ना हो, अगर आप अपने बच्चे की शादी उसके साथ करके और उससे अगर आप सेवा करोगे तो कर्मचारी तो वो भी बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। पहले अगर डॉक्टर है मेरा बेटा तो डॉक्टर ही चाहिए, डॉक्टर नहीं है तो कम से कम लेक्चर तो चाहिए। जब तक हम इस भावना को नहीं छोड़ेंगे, मजदूर और किसान से संपर्क स्थापित नहीं करेंगे, उनके बीच में नहीं बैठेंगे, हम तो यहाँ तक करें अपनी कॉलोनियां भी अपने समाज को छोड़ करके VIP कॉलोनियों में जा करके बस जाते हैं, तो फिर आप उस समाज का क्या भला करोगे? उनके बीच में क्यों नहीं रहते हो? और इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है, 2 थे, एक तो लगभग समाप्त हो गए हैं, मृत्यु भोज, और दूसरा था दहेज प्रथा। बांट के मैं 1 लाख रुपए नहीं लूंगा, लेकिन 10 लाख की गाड़ी ले लूंगा, 15 तोड़ा सोना ले लूंगा। दहेज नहीं लिया है, टिक्के में 11,000 देते हैं वो तो नहीं लूंगा, लेकिन 5 लाख की FD देते हैं, वो नीचे से ले लेते हैं। तो इन चीजों को समाप्त करने के लिए हमें आजाद के द्वारा एक ये मिशन भी चलाना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत। का ये दूसरे मिलन है, उसमें आने का जो अवसर मिला, आप सभी को धन्यवाद। आप सब साधुवाद के पात्र हैं। ये बैठक समाज के नाम से, कर्मचारी अधिकारी के नाम से, एग्जामिनर के नाम से हमने की। बेसिकली हमारा जो अंतर है जिसको हम समझना चाहते हैं, आज़ाद कर क्या है, आज़ाद है क्या, आज़ाद की सूत्र पूर्व वक्ताओं ने काफी इसके विषय में बताया, लेकिन मैं कुछ इससे अलग तरह की धारणा रखता हूँ। आजाद का मुख्य काम हमारे कार्मिकों को, अधिकारियों को जोड़ना तो नहीं है, और जैसे संवैधानिक सिस्टम में SC को 12%, SC को 16%, जो संवैधानिक अधिकार मिलता है। आजाद जो हमारी एक भूमिका इस रेफरेंस में तय करता है वो ये है कि समय समय पर ये 12%, 16% इस
इसको अलग अलग तरीके से तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, नई नई चीज़ें इसमें डाली जाती है और हमारे इस उत्पाद को किसी न किसी रूप में कम किया जाता है। हमें समान अवसर नहीं मिल पाते। आज हमारा आज़ाद जब ऐसी सामूहिक रूप से जब चीज़ें जब देखता है करता है तो उसके लिए संघर्ष करता है बोलने के लिए, क्योंकि हमारे इस आजाद संगठन के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग भी है, बहुत से रिटायर्ड पर्सन है जो 100% अपना समय देने के लिए तैयार है। और इसी तरीके से इसी क्रम में हम जो ये सरकार के अंदर जो नए पद स्थापित हैं या हमारे कुछ व्यक्ति जो इससे अब तक जुड़ नहीं पाए उनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि जब संगठन बड़ा होगा तो निश्चित रूप से उसकी शक्ति भी बढ़ेगी। और संगठन में जिस प्रकार से एक मामूली सा प्रतिशत के नाम से जो पैसा दिया जाता है ये कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। जैसे हमारे वीडियो साहब ने कहा था 2% अगर हम देते हैं तो संगठन की शक्ति बढ़ती है। लेकिन सम्मानित सदन एवं सभी भीम आर्मी के सदस्यों के रूप में इस पंडाल को सुशोभित कर रहे हैं, मुझे इस मंच के माध्यम से बोलने का जो अवसर दिया है इसके लिए आजाद कार्यकारिणी का हृदय से आभार। पूर्व वक्ताओं ने आजाद के जो उद्देश्य और लक्ष्य है उनको बाबा साहब भीम के तीनों थीम के आधार पर आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम समाज के हर वर्ग से जुड़ करके अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर नियमित रूप से और ईमानदारी से करते हैं तो निश्चित रूप से सर्व विकास इसके माध्यम से हो जाता है। मैं एक छोटे से समाज जो धोबी समाज है उससे बिलोंग करता हूं और रतनगढ़ में हमारे घरों की सदस्यों की संख्या बहुत कम है, फिर भी 40 परिवारों का एक संगठन हमने अपने स्तर पर बना रखा है कि हम जो 10 या 15 कर्मचारी बने हैं उसके बाद जो पिछड़े हुए भाई बंधु हैं वो कहीं पिछले पायदान पर रह करके बहुत ज्यादा पिछड़े हुए नहीं रह जाए। हम उनको आर्थिक संबल प्रदान करते हैं, शैक्षणिक रूप से जहाँ कहीं भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है वो हम प्रदान करते हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों ही बड़े अनमोल होते हैं। एक बार अगर वो मुख्य धारा से भटक जाते हैं तो फिर उनका विकास होना या पुनः उसी परिवार में उनको लेकर के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और आजाद के जो सदस्य हैं उनमें संभवतः 70% जो यहाँ उपस्थित है उनमें शिक्षा विभाग के कर्मचारी साथी हम यहाँ उपस्थित रहे हैं। और बच्चा विद्यालय में जब आता है उस समय उसके साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं हो, कोई ऐसी प्रताड़ना उसको नहीं मिले कि वह अपने आप को पिछड़े वर्ग से होने के कारण पिछड़ जाए। जहां भी अवसर मिला है हमने उस तबके को आगे बढ़ाने का सतत प्रयास किया है। जहां कहीं आर्थिक संबलता की आवश्यकता हुई हमने उसको आर्थिक मदद की है। आज इतनी संख्या में आए और बहुत खुशी की बात है। मैं तो पहले से जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से चूरू कार्यकारिणी का भी सदस्य रहा हूँ और आज हमें बहुत खुशी हुई। हम कई दिनों से डॉक्टर साहब शेवज साहब को यहाँ बुलाना चाहते थे, प्रोग्राम तैयार भी कर रहे थे। आज बड़ा हमारा सौभाग्य है। और साथियों आज 21 फरवरी है और 22 फरवरी को इसी मैदान में हमारे मास्टर भवनलाल जी मेघवाल साहब ने इस मूर्ति का अनावरण किया था। तो 1 वर्ष होने जा रहा है, पहला कार्यक्रम हुआ ये आ गया था एक दिन। और कोरोना काल में हम कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए, साल हो गया। आज आप सब इकट्ठे हुए यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति एवं सभी छात्रों सबको सादर होता है। सभी वक्ताओं ने लगभग सभी बातें बता दी हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आप सभी यहाँ पधारे
रतनगढ़ अजाक टीम की कोषाध्यक्ष होने के नाते आप सबका सादर अभिनंदन, स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत ज्ञान, ये मेरे साथी हैं। हमारी पोस्टिंग रामपुरा और फ्रामसरा हनुमानगढ़ के अंदर है और ये चानन जी माहिज हैं, ये भी अध्यापक हैं वहाँ पर। और ये मेरे बड़े भाई, इनका कपड़े का बिजनेस है, ये सतीश कुमार जी मेरड़ा हनुमानगढ़ से हैं। धन्यवाद। रत्न दानोदिया हनुमानगढ़ से हमारे जो अतिथियां हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, बैठिए। हमें तो ये पता है कि हमें करना क्या है, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं। हमें ये पता चले कि बाबा साहब के बनाए नियम क्या क्या। अब हमें आज ये कर्तव्य लेना है कि हमारे समाज के जिन लोगों को ये पता नहीं है बाबा साहब ने उसी के उपलक्ष्य में आज, और जबकि उन लोगों के अभी अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि एक डॉक्टर का बेटा, इशारा भवनलाल जी की तरफ कर रहे थे, मेरे भी एक बेटा है। इसका मतलब ये नहीं है सर कि मैं डॉक्टर ही लाऊंगा। अजाक का सदस्य होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उस समाज में जन्म लिया है, उस समाज के लोगों को समझाने का ये प्रयास करूं कि आप भी एजुकेट होइए और 10 लोगों का एजुकेट करिए, 10 से 20 करिए, 30 करिए। और जो समाज के गरीब तबके, हम तो ऊंचे उठिए, लेकिन जो नीचे है उनका हाथ पकड़ के हमारे बराबर खड़ा करने का प्रयास हम दिन रात करते रहेंगे तो ये जो संख्या दिख रही है आज 1 नहीं लाखों में होगी। और हमारा जो सपना था बाबा साहब का, वो साकार हो। इसके उपलक्ष्य में आप आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनको आगे लाने के लिए अजाक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। जो गरीब तबके के लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए अजाक ने एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उसमें 80-85% से अधिक के जो बच्चे हैं जिनके माता पिता सर्विस नहीं करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं, उनके लिए और एक योजना निकाली है। उसमें जो भी छात्रवृत्ति कह दीजिए, चाहे उनको प्रोत्साहन है, सहयोग योजना कह दीजिए, वो फिर बाद में अपनी परीक्षा की फीस भर सकता है। अन्य कहीं भी उनको दिक्कत हो रही हो वो उसमें काम में ले सकता है। उसमें फार्म के साथ एक 50 रुपये का एफिडेविट देना पड़ता है, ताकि वो जब आर्थिक दृष्टि से संबल प्राप्त कर ले तो बाद में वो दूसरे किसी ऐसे असहाय बच्चे की सहायता कर सके। धन्यवाद। ऐसा है कि राज्य सरकार और भारत सरकार हमारे समाज के कमज़ोर तबके के लिए, चाहे वह अनुसूचित जनजाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, और चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो या अन्य समाज के भी गरीब लोग हों, उन सब के लिए विभिन्न योजनाएं बना रखी है और उनका इस जिले में प्रभावी क्रियान्वयन करूँगा, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। आज जो अजाक का कार्यक्रम है और भविष्य में अजाक के बारे में आपकी क्या राय रहेगी? अजाक की शुरुआत या इसकी जन्म कहें, उसमें मैं 35 सदस्य हूँ। अजाक के जो बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने जयपुर में इस संगठन को बनाया, उसमें मैं भी शामिल हूँ और मैंने अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ को बनाया और उसका प्रदेश संरक्षक बना। और अजाक के साथ और आदिवासी कर्मचारी महासंघ, जिनका नेतृत्व IG साहब BN मीणा साहब कर रहे हैं। अजाक में हमारे साथी सतवीर जी जो IPS आजकल IG जयपुर कोटा लगे हुए हैं, उदयपुर होंगे, तो इन सब के साथ मिलकर हमने काम किया और हम तीनों संगठनों साथ लेकर काम करेंगे, राष्ट्र हित में करेंगे, समाज के हित में करेंगे और समाज को आगे। धन्यवाद सर।